नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। कपिल सिब्बल ने भाजपा नीति सरकार पर आरोप लगाया। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भारत के नक्शे को अलग तरीके से देखता है और केवल विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों को निशाना बनाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात वकील सिब्बल ने अपने नए मंच इंसाफ के साथ देश के लिए एजेंडा और नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु जंतर मंतर पर बुलाई गई सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की कार्रवाई का संदर्भ देते हुए कहा कि यह बिहार की सत्ता गंवाने पर भाजपा की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि आज सभी को पता है कि बिहार में क्या हो रहा है। भाजपा को राजद नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जदयू के एक साथ आने की पीड़ा महसूस हो रही है। लालू जी के मुख्यमंत्री पद छोड़े सालों हो गए हैं। उन्होंने अब अचानक ये मामले याद आ रहे हैं। सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि ईडी भारत के नक्शे को अलग तरीके से देखती है। वे केवल विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों को देखते हैं, वे भाजपा शासित राज्यों को नहीं देखते हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा भी सिब्बल के साथ मंच पर मौजूद थे। तन्खा और सिब्बल दोनों कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता है। बाद में सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी। सिब्बल ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा है, लेकिन जब आप भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पाएंगे कि संविधान का आधार न्याय है। उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए सख्त दल बदल कानून लाने की मांग की। कोई ऐसा मंच बनाया जाए जहां हम सब जुड़ सकें, और ऐसी सोच बनाई जाए ताकि हम इकट्ठा आगे बढ़ सकें। तब मुझे याद आया कि अगर विश्व के इतिहास में आप देखो कि जब जब भी दुनिया में बदलाव आया तो वकीलों द्वारा आया, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, एब्राहम लिंकन साहब, जेफरसन साहब, जॉन एब्राहम साहब, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें से 26 वकील थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसकी बुनियाद भी वकीलों ने बनाई। हमारी अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे आगे कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, CR दास जी थे, कई ऐसे लोग थे, मौलाना आजाद साहब थे। तो मैं सोचता हूं कि भारत इस बोर्ड पे पहुंच गया है कि हमें बदलाव की जरूरत है। अगर हम राजनीतिक दलों के पास जाएंगे तो हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन फिर मैंने हिंदुस्तान का संविधान का प्रिएम्बल पढ़ा तो उसमें मुझे ये दिखा कि संविधान का बुनियाद इंसाफ है। अब हिंदुस्तान का संविधान का प्रिएम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सब लोगों को, सब नागरिकों को न्याय, इंसाफ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिलेगा, इसका कर्तव्य किया गया है। ये हमारे संविधान के प्रिएम्बल में लिखा हुआ है। तो ये सवाल उठता है कि हमारे देश में क्या सबको सामाजिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको आर्थिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको राजनीतिक न्याय मिल रहा है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक इंसान होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता।
इंसान होता है। अब जब इंसान वो पैदा होता है तो फिर पता चलता है कि वो किस देश का नागरिक है। तो पहले इंसानियत, फिर वो देश का नागरिक। संविधान उसके धर्म की तरफ नहीं देखता, उसकी जाति की तरफ नहीं देखता, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में हम इंसान को इंसानियत के नजर से नहीं देखते, हम इसको एक नागरिक के नजर से नहीं देखते, हम उसको उसके धर्म के नजर से देखते हैं, उसकी जात की नजर से देखते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा। इस देश की संख्या लगभग 135 करोड़ 140 करोड़ हो चुकी है। आपको ये नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी आमदनी हर माह 5,000 से कम है। 80 करोड़ लोग। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन और यूरोप की पॉपुलेशन को जोड़ लो, वो भी 80 करोड़ नहीं बनता। ये क्या आर्थिक न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि 80 करोड़ लोग इस देश में 5,000 से ज्यादा नहीं कमाते हर माह, और 100 लोग इस देश में, 100 लोग इस देश में उनकी संपत्ति मालूम कितनी है? 54 लाख करोड़। केवल 100 लोग, 54 लाख करोड़। 10 लोगों की संपत्ति मालूम कितनी है? 27 लाख करोड़। इसको आप आर्थिक न्याय कहोगे? और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि 2014 के बाद आपने उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये जो अब का भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये अब का भारत अमित शाह का भारत है। ये अब का भारत आरएसएस का भारत है। हम कल का भारत सबका भारत बना के रखें। इस देश में हर परिवार में एक बच्चे को क्या चाहिए? ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान अपने कदमों पे तभी खड़ा हो सकता है जब उसको शिक्षा, एक क्वालिटी शिक्षा का प्रदान हो, जब उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो हैं वो सरकार खर्च करे, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है। वो कैसे? ये शायद आपको नहीं पता। विश्व में सबसे आगे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज उसके बाद चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो मालूम है कि अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा करता है सालाना? $600 बिलियन। इसलिए वो अमीर है। चीन मालूम कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। $550 बिलियन। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन? और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है, क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं
तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं, कैसे बदलाव हो, साइंटिफिक बदलाव कैसे हो, नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, और वो लेकर उद्योगपति उस पर इन्वेस्ट कर आगे वस्तुएं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको कभी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे R&D में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कभी देश अमीर हो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आज आपके सामने एक नई विजन रखूंगा, एक ऑल्टरनेटिव विजन फॉर इंडिया रखूंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में ये दुर्भाग्य है हमारा, लगभग इस देश में मालूम कितने टीचर हैं? 97 लाख टीचर। सारे देश में 97 लाख टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो 25,000 है, और जो प्राइवेट टीचर्स की, नॉन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की जो सैलरी है वो लगभग 12,000 है, एवरेज 12,000 है। तो मैं आपसे पूछना, और दूसरी बात ये, लगभग 40% टीचर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी बच्चे की पढ़ाई क्या होगी? कोई 12,000 रुपया कमा रहा है कोई टीचर, और उसके घर का खर्चा 14,000 है, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? और लगभग 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं HRD का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके MBBS हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब किताबें ही नहीं है हिंदी में, कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ोगे, कब MBBS बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है, बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है।
हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे, बच्चे की क्या फिक्र होगी उसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए हैं। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहाँ एडमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते? वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं? महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था और उसको हम वहाँ बढ़ाते थे। इन्होंने इनका नाम बदल दिया। मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल 12वीं क्लास तक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा टीचर इस देश में महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा टीचर महिलाएं हैं। वो माँ जो है वो स्कूल में बच्चे को भी पढ़ाती है और घर में आके अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। उन बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल खुलने चाहिए सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में खुलने चाहिए। और जो भी उद्योगपति ऐसा स्कूल बनाएगा उसको 80G की टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत की, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया। पिछले 8 साल में आपने कई चीजें चलाई, कई बातें आपने की। नोटबंदी करा दी, GST करवा दिया, ठीक है ना? तो आपने स्कूलों के बारे में, बच्चियों के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया? बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, उनको सारे पोर्ट मिल गए, सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना? ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आजकल कहीं और जा रही है। वो मैं बाद में बात करूंगा, राजनीतिक न्यायालय की बात। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। दूसरी बात, हर बच्चा कोई PhD नहीं लेना चाहता, हर बच्चा कोई MBA नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं 12वीं के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी कहां से मिलेगी जब तक उसको स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं मिले। तो मैं एक और आपके सामने सुझाव देने वाला हूं मोदी जी को। वो ये है कि जो फैक्ट्री चलाता है, चाहे वो आयरन फाउंड्री हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, उसको अपनी उद्योग के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खुलने की इजाजत होनी चाहिए जहां वो बच्चों 12वीं के क्लास के बाद जो पास होते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग देके अपने ही उद्योग में उनको एम्प्लॉयमेंट दे। उसका भी 80G का उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये होती है कल के भारत की सोच। इनका तो ये रहता है कि मैं कल चुनाव कैसे जीतूं। इनकी सोच तो उस तरफ तक ही सीमित है। अब आगे स्वास्थ्य की बात। क्या हर बच्चे का स्वास्थ्य दिखा जाता है? मालूम है कि विश्व में सबसे ज्यादा खर्चा
अगर कोई फैमिली करती है स्वास्थ्य में, वो हिंदुस्तान में है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा। और इसकी वजह से 5 करोड़ फैमिलीज सालाना पॉवर्टी में चले जाती हैं, गरीब हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं हैं ही नहीं। 5 करोड़ फैमिली हर साल, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। पिछले 1.5-2 सालों से मैं सोच रहा हूं, जब से मैं मोदी जी के राज में देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि क्या किया जाए। कोई ऐसा मंच बनाया जाए जहां हम सब जुड़ सकें, कोई ऐसी सोच बनाई जाए ताकि हम इकट्ठा आगे बढ़ सकें। तब मुझे याद आया कि अगर विश्व के इतिहास में आप देखो कि जब जब भी दुनिया में बदलाव आया तो वकीलों द्वारा आया, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, एब्राहम लिंकन साहब, जेफरसन साहब, जॉन एब्राहम साहब, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें से 26 वकील थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसकी बुनियाद भी वकीलों ने बनाई। हमारी अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे आगे कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, CR दास जी थे, कई ऐसे लोग थे, मौलाना आजाद साहब थे। तो मैं सोचता हूं कि भारत इस बोर्ड पे पहुंच गया है कि हमें बदलाव की जरूरत है। अगर हम राजनीतिक दलों के पास जाएंगे तो हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन फिर मैंने हिंदुस्तान का संविधान का प्रिएम्बल पढ़ा तो उसमें मुझे ये दिखा कि संविधान का बुनियाद इंसाफ है। अब हिंदुस्तान का संविधान का प्रिएम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सब लोगों को, सब नागरिकों को न्याय, इंसाफ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिलेगा, इसका कर्तव्य किया गया है। ये हमारे संविधान के प्रिएम्बल में लिखा हुआ है। तो ये सवाल उठता है कि हमारे देश में क्या सबको सामाजिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको आर्थिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको राजनीतिक न्याय मिल रहा है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक इंसान होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, इंसान होता है। अब जब इंसान वो पैदा होता है तो फिर पता चलता है कि वो किस देश का नागरिक है। तो पहले इंसानियत, फिर वो देश का नागरिक। संविधान उसके धर्म की तरफ नहीं देखता, उसकी जाति की तरफ नहीं देखता। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में हम इंसान को इंसानियत के नजरिए से नहीं देखते, हम इसको एक नागरिक के नजर से नहीं देखते, हम उसको उसके धर्म के नजर से देखते हैं, उसकी जात की नजर से देखते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा। इस देश की संख्या लगभग 135 करोड़ 140 करोड़ हो चुकी है। आपको ये नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी आमदनी हर माह 5,000 से कम है।
80 करोड़ लोग। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन और यूरोप की पॉपुलेशन को जोड़ लो, वो भी 80 करोड़ नहीं बनता। ये क्या आर्थिक न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि 80 करोड़ लोग इस देश में 5,000 से ज्यादा नहीं कमाते हर माह, और 100 लोग इस देश में, 100 लोग इस देश में, उनकी संपत्ति मालूम कितनी है? 54 लाख करोड़। केवल 100 लोग, 54 लाख करोड़। 10 लोगों की संपत्ति मालूम कितनी है? 27 लाख करोड़। इसको आप आर्थिक न्याय कहोगे? और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि 2014 के बाद आपने उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये जो अब का भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये अब का भारत अमित शाह का भारत है। ये अब का भारत आरएसएस का भारत है। हम कल का भारत सबका भारत बना के रखें। इस देश में हर परिवार में एक बच्चे को क्या चाहिए? ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान अपने कदमों पे तभी खड़ा हो सकता है जब उसको शिक्षा, एक क्वालिटी शिक्षा का प्रदान हो, जब उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो हैं वो सरकार खर्च करे, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है। वो कैसे? ये शायद आपको नहीं पता। विश्व में सबसे आगे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज उसके बाद चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो मालूम है कि अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा करता है सालाना? $600 बिलियन। इसलिए वो अमीर है। चीन मालूम कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। $550 बिलियन। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन? और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है, क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो? साइंटिफिक बदलाव कैसे हो? नई चीजों के बारे में सोचते हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, और वो लेकर उद्योगपति उस पर इन्वेस्ट कर आगे वस्तुएं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको कभी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे R&D में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कभी देश अमीर हो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आज आपके सामने एक नई विजन रखूंगा, एक ऑल्टरनेटिव विजन फॉर इंडिया रखूंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में
ये दुर्भाग्य है हमारा। लगभग इस देश में मालूम कितने टीचर हैं? 97 लाख टीचर। सारे देश में 97 लाख टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो 25,000 है, और जो प्राइवेट टीचर्स की, नॉन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की जो सैलरी है वो लगभग 12,000 है, एवरेज 12,000 है। तो मैं आपसे पूछना, और दूसरी बात ये, लगभग 40% टीचर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी बच्चे की पढ़ाई क्या होगी? कोई 12,000 रुपया कमा रहा है कोई टीचर और उसके घर का खर्चा 14,000 है, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? और लगभग 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं HRD का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके MBBS हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब किताबें ही नहीं है हिंदी में, कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ोगे, कब MBBS बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे, बच्चे की क्या फिक्र होगी उसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए हैं। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहाँ एडमिशन मिल जाती है।
अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते, वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं, महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था और उसको हम वहाँ बढ़ाते थे, इन्होंने इनका नाम बदल दिया, मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल 12वीं क्लास तक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा टीचर इस देश में महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा टीचर महिलाएं हैं। वो माँ जो है वो स्कूल में बच्चे को भी पढ़ाती है और घर में आके अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। उन बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल खुलने चाहिए सारे हिंदुस्तान में खुलने चाहिए। और जो भी उद्योगपति ऐसा स्कूल बनाएगा उसको 80G की टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत की, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया। पिछले 8 साल में आपने कई चीजें चलाई, कई बातें आपने की, नोटबंदी करा दी, GST करवा दिया, ठीक है ना? तो आपने स्कूलों के बारे में, बच्चियों के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया? बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, उनको सारे पोर्ट मिल गए, सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना? ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आजकल कहीं और जा रही है, वो मैं बाद में बात करूंगा, राजनीतिक न्यायालय की बात। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। दूसरी बात, हर बच्चा कोई PhD नहीं लेना चाहता, हर बच्चा कोई MBA नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं 12वीं के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी कहां से मिलेगी जब तक उसको स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं मिले। तो मैं एक और आपके सामने सुझाव देने वाला हूं मोदी जी को, वो ये है कि जो फैक्ट्री चलाता है, चाहे वो आयरन फाउंड्री हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में, उसको अपनी उद्योग के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत होनी चाहिए जहां वो बच्चों 12वीं के क्लास के बाद जो पास होते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग देके अपने ही उद्योग में उनको एम्प्लॉयमेंट दे। उसका भी 80G का उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये होती है कल के भारत की सोच। इनका तो ये रहता है कि मैं कल चुनाव कैसे जीतूं। इनकी सोच तो उस तरफ तक ही सीमित है। अब आगे स्वास्थ्य की बात। क्या हर बच्चे का स्वास्थ्य दिखा जाता है? मालूम है कि विश्व में सबसे ज्यादा खर्चा अगर कोई फैमिली करती है स्वास्थ्य में, वो हिंदुस्तान में है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा। और इसकी वजह से 5 करोड़ फैमिलीज सालाना पॉवर्टी में चले जाती हैं, गरीब हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं हैं ही नहीं। 5 करोड़ फैमिली हर साल, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। देख रहे हैं किस तरीके से काफी संख्या में कपिल सिब्बल को लोग सुनने आए हैं। कपिल सिब्बल ने साफ सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।